कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशन का नीट का 2024 का। तो जो क्वेश्चन है आपका वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है और उसके अंदर क्या पूछा गया है, एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया गया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, 4 किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, और एन की वैल्यू 2 दी गई है 4 बेरिलियम प्लस 3 के लिए। अब बेरिलियम प्लस 3 के लिए तो यहाँ पे हीलियम जो है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है 1, मतलब हीलियम के लिए वैल्यू क्या हो जाती है 2, और बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ पे पुट करें एनर्जी के अंदर, तो -13.6 E1 निकाल रहा हूँ, तो आपका Z क्या है 2 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1। E2 आपका क्या हो गया -13.6, आपका Z की वैल्यू क्या हो गई 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 2 2 जा 4 4 4 जा क्या हो गया 6, मतलब। और E1 को इन्होंने क्या बताया है, x जूल प्रेजेंट है, कितना है x जूल। तो E2 भी हमारा सेम आया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी x जूल। तो आपका जो आंसर होगा ये क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई कंपाउंड पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन फास्टर कौन करेगा। तो SN1 डिपेंड करता है, ध्यान रखना, SN1 जो होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिपेंड करती है आपके कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी की फर्स्ट होती है, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। और यदि कोई बेंजाइल आ जाए ग्रुप, तो बेंजाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे एक आपका रेजोन कंपाउंड है CH3 और Br, मतलब ये आपका कोई कंपाउंड गिवन है, तो इसका जो कार्बोकटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेंजाइल। कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, बेंजाइल। और बेंजाइल कार्बोकटायन बना मतलब ये कौन सा है, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो मतलब SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, दिस कंपाउंड। तो ये आपका कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 85 जो क्वेश्चन है कि एक आपको कोई कंपाउंड दे रखा है C6H14, उसके अंदर आपके 2 टर्सरी कार्बन है और पूछा है उसका IUPAC नेम क्या होगा। 2 टर्सरी कार्बन है और उसके अंदर पूछा है कि आपका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखें, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, देखो कोई क्वेश्चन है जिसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H14, और उसके अंदर आपके क्या होने चाहिए, 2 टर्सरी, टर्सरी मतलब 2 आपके क्या प्रेजेंट होने चाहिए, 2 कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होने चाहिए, मतलब 2 कार्बन ऐसे अटैच हों जैसे कि आपके उसके साथ में क्या कितने कार्बन अटैच हो जाए 3। तो ये देखो, ये जो कार्बन हुआ फर्स्ट, तो इसके साथ कितने कार्बन अटैच है 1 2 3। ये जो कार्बन है इसके साथ भी कितने 1 2 और 3, तो ये दोनों आपके कैसे हैं, टर्सरी, ये दोनों आपके कैसे हैं, टर्सरी। तो 2 आपके टर्सरी कार्बन होने चाहिए थे कंपाउंड के अंदर, तो इसका नेम क्या बनेगा 1 2 3 4। तो ये आपका जो नेमिंग बनेगी, तो ये क्या बनेगी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नेम बनेगी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका जो हो जाएगा, मतलब 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आपका आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, एक रिएक्शंस दे रखी है, कौन सी, आपकी अल्कोहल की, ROH रिएक्ट विद PCl3 और ROH रिएक्ट विद PCl5। तो ये पॉइंट याद रखने का तरीका क्या है, ROH PCl3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका हमेशा फॉर्मेशन करता है RCl प्लस में H3PO3, क्या बनाता है H3PO3। और यहाँ पे जब RCl फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे बनता है POCl3। कैसे, याद रखने का तरीका क्या है, ROH और ये क्या है PCl5, ऐसे बनता है। तो
हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन आ गया, तो मतलब एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। एक आपका क्या बनेगा, RCl की फॉर्मेशन, और जो बच गया वो आपका क्या है, POCl3। तो ये आपका ROH विद PCl5 क्या बनाएगा, ROH POCl3 प्लस HCl, और PCl3 के साथ हमेशा ये जो आपका ROH होगा वो हमेशा क्या फॉर्मेशन करेगा, H3PO3। क्या फॉर्मेशन करेगा, H3PO3। या फिर ऐसे बना सकते हैं इसको, क्योंकि PCl3 आपका क्या होता है ये, और 3 ROH यदि रिएक्ट होते हैं, 3 ROH रिएक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी बनेगी, ये तो RCl, तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, RCl क्या हो गया, रिमूव। तीनों में आपका RCl क्या हो गया, रिमूव। तो ये बच क्या गया, POH की थ्राइस, और POH की थ्राइस जो बचा वो क्या बोला जाता है, H3PO3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला मतलब थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस आयन, मतलब वो प्रिवेंट करने के लिए, जो हाइड्रोलाइसिस ना करे उसके प्रिवेंशन के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है मोर साल्ट के अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मोर साल्ट के अंदर कौन सा यूज होता है, डाइल्यूट H2SO4। कौन सा यूज होता है, डाइल्यूट H2SO4, कि आपका जो फेरस आयन है वो क्या ना करे, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होने से उसको क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका ऑप्शन है थर्ड, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके अंदर आया था, आपके सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो उसकी इक्वेशन बनती है पाई इक्वल्स टू CRT। क्या बनती है, पाई इक्वल्स टू CRT। तो जो आपका क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के अंदर क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो मतलब ये जो ग्राफ है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, आपका RT के बराबर होगा। तो मतलब ये जो आपका ग्राफ गया, मतलब ये जो आपका ग्राफ है उसका स्लोप क्या दे रखा है इन्होंने, स्लोप की वैल्यू गिवन है इसकी 25.73। तो 25.73 पाई रिलेशन है CRT के साथ। तो मैं इसको इसमें फॉर्म में लिखूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c तो आपका कुछ है नहीं, तो ये तो जीरो, मतलब आपका इंटरसेप्ट कोई नहीं है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 पॉइंट से। कहाँ से होगी, 0 से। x आपका क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो mx। तो c आपका क्या हो गया, x एक्सिस, y आपका क्या हो गया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो m आपका क्या हो गया, स्लोप, मतलब वो कितने के बराबर है, RT के बराबर। कितनी वैल्यू, 25.73, और R की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.083। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो जो आपका 25.73 है डिवाइडेड बाय 0.083 है, तो उसकी जो वैल्यू आती है, तो ये जो 0.083 है वो केल्विन के अंदर था, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो आई थी 310 केल्विन। टेम्परेचर कितना आया, 310 केल्विन के अंदर। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो आपका 310 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस जो आएगा वो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 89th क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कौन सा है, पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयन पूछा है। लेंथेनॉइड आयन में से कौन सा आपका डाया मैग्नेटिक शो करता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज से भी आपका क्वेश्चन आ गया है, डी एंड एफ ब्लॉक से। तो लेंथेनॉइड सीरीज में मेन ही
पता चल जाता है। डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जीरो होंगे चेक करते हैं। तो देखो सीरीज क्या है, सीरीज की बात करते हैं तो आपका ये आपकी सीरीज है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो ये जो सीरियम होता है, सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये 57, ये 58। कैसे याद रखने का तरीका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्या है एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी जीनॉन, और जीनॉन के बाद आपका कितने आपके हो गए, 5 तो हो गए। कौन सा स्टार्ट होगा, 6s2, 5d1, 4f1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है। और सीरियम पे प्लस प्रोटॉन यदि मैं बात करता हूँ तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव, और रिमूव हो गए तो मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, Xe, 6s0, 5d0 और 4f0। तो मतलब यहाँ पे आपका डायमैग्नेटिक होगा। और दूसरा एक और यूट्रिबियम की बात करते हैं तो यूट्रिबियम आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जीनॉन, और जीनॉन के साथ में आपका 6s2, 5d1, 4f कितने होंगे, 14। तो 5d0, 4f14 ये रखता है। तो यहाँ पे आपका कितना है, यूट्रिबियम का कितना है, +2, और यूट्रिबियम का +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद जीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, 6s0, 5d0, 4f14। तो यहाँ पे भी आपके 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं और इसमें भी 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपके कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कि आपका करेक्ट आंसर पूछा गया है BF3 इज ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या BF3 नॉन जीरो होता है, बट BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो ये तो आपकी जो इन्होंने कहा है वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 एंड NH3। NF3 और NH3 में क्या कहा गया है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, बट यहाँ पे जो NF3 होता है उसका डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन और लॉन पेयर होने के कारण डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, किससे, NH3 से। तो ये भी बात इनकी क्या है, गलत। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन ऑफ CO3 2 नेगेटिव। क्या 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं आपकी किसकी, CO3 2 नेगेटिव की। ये चेक करते हैं कि आपकी ये बनेगी या नहीं। तो CO3 2 नेगेटिव जो आपका कार्बोनेट आयन होता है, तो इस पे आपकी ये जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है, CO3 2 नेगेटिव। देन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका क्या बनेगा, CO नेगेटिव, O नेगेटिव। देन इसके बाद क्या बनेगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड यहाँ पे, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है। मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 93, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 करंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसका है, आपका फेराडे लॉ का है। और फेराडे लॉ का जो आपका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू होता है ZIT। फेराडे आपका जो लॉ है उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू ZIT, और Z आपका क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय NF। तो फॉर्मूला बन गया मास डिवाइडेड बाय NF इनटू में I इनटू T वेट। तो वेट आपको देखो, करंट आपको दे रखा है 9.6 इंटू 6487, टाइम आपको दे रखा है 100, मास आपको दे रखा है 63, एन की वैल्यू, कॉपर जब भी होता है तो कॉपर 2+ से कहाँ पे जा रहा है, कॉपर
तो n की वैल्यू होती है 2 और फैराडे होते हैं 96500। तो यहाँ पे इन्होंने फैराडे की वैल्यू कितनी ले रखी है, 96487। तो ये आपकी जो वेट आएगा वो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 63, 964.87 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 96487 पॉइंट हटा देंगे तो 100 ये आ गया, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई 63/200। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.63, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.365। कितनी वैल्यू है 0.315। कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6 2 1 जा 2, हाँ 2 5 जा 10। तो वैल्यू आ रही है 0.315 ग्राम, 315 ग्राम। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन या आंसर। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आइडेंटिफाई करता है क्या, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। और मेजर प्रोडक्ट के बारे में आपकी रिएक्शन दे रखी है कि आपका रिएक्शन क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद KCl या आपका NaCl। प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट विद NaCl। तो प्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्ट विद NaCl के साथ रिएक्शन देखनी है तो NaCl के साथ आयोडीन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो आपका साइनो एल्काइल बनाएगा। और साइनो एल्काइल देखो कैसे फॉर्मेशन होगी आपकी, क्वेश्चन क्या है, ये है आयोडोप्रोपेन बना रखा है, रिएक्ट विद NaCl, तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो Cl के साथ अटैच हो जाएगा। देन उसकी क्या कर रखी है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रखना फॉर्मेशन क्या होगी, CONH2, अमाइड की फॉर्मेशन होती है। और अमाइड की फॉर्मेशन मतलब CONH2 ये फॉर्मेशन होगी। देन इसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रखी है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी है, होफमैन ब्रोमामाइड। कौन सी है, होफमैन ब्रोमामाइड। और होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, CO ग्रुप रिमूव, तो फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोपाइल अमाइन। क्या फॉर्मेशन हुई, प्रोपाइल अमाइन, ये फॉर्मेशन होगी। तो मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ये प्रोपाइल अमाइन भी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ रहा है इक्विलिब्रियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम से है। और इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन क्या है, कोई फॉलोइंग इक्वेशन है जिसमें आपके N2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ और 2 की वैल्यू दे रखी है 4.2 × 10⁻³ और NO की वैल्यू गिवन है आपकी किसकी 2.8 × 10⁻³ और रिएक्शन आपको क्या गिवन है 2NO gives N2 + O2। तो यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट निकालता हूँ तो वो क्या होगा N2O2 डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर, ये क्या आएगा डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आती है कितनी है, N2 क्या है 3 × 10⁻³ 4.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ गई k की, ये किसकी वैल्यू आ गई k की। और 2NO ये जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ N2 + O2, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एट टाइम 0, तो ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी 0 आफ्टर टाइम t। तो देखो मैंने C - C अल्फा जितना आपका रिड्यूस होगा उतना ही आपकी फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई वो C अल्फा बाई क्या हुई 2 और ये भी क्या हुई C अल्फा बाई 2, क्योंकि ये जो C अल्फा लिया है मैंने वो कितने के लिए लिया है 2 मोल के लिए, तो वो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या होगा C अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C इंटू में 1 माइनस अल्फा, C इंटू में 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे ये जो K आई
ये क्या हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय सी इंटू में 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई सी अल्फा स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में 1 माइनस अल्फा। तो के की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, तो ये जो आपकी अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है 0.717, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आता है वो क्या आता है 0.717। तो यहाँ पे जो आज का आंसर होगा वो सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब 96 क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, रिएक्शन ऑर्गेनिक की है। तो उसके अंदर अब देखो आसान सी है, आपकी क्या है कि आपको साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल और उसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ PPR3 के साथ। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन कराता है और सब्स्टिट्यूशन कराएगा तो हमेशा क्या बनाएगा Br, ये क्या हो गया CH3। इसके बाद इन्होंने रिएक्शन करवाई है किसके साथ एल्कोहलिक QH के साथ, और एल्कोहलिक QH क्या करता है एलिमिनेशन, क्या करता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन करेगा तो आपका यहाँ पे क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपकी फॉर्मेशन क्या कर दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पे आपका पहला तो बनेगा ए ऑप्शन, देन आपका क्या बनेगा ए तो आपका बन गया क्या बन गया 1 ब्रोमो मतलब 2 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और बी आपका क्या बन जाएगा बी बन जाएगा अल्कोहलिक QH है आपका रिमूवल ऑफ क्या किया PR किया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 4th। तो इसका भी आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका भी क्या आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। 97 पे चलते हैं, तो आपको क्या कहा गया है कोई रेट ऑफ रिएक्शन है जो क्वाड्रपल हो जाती है। तो ये अभी आपका किसका क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, और क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो रही है, और साथ में क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 27 से आपका कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है 57 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है 27 से 57। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, तो log K2 बाय K1 डिवाइडेड बाय मतलब इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये आपका फॉर्मूला है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब आपका 300 केल्विन हो गया, और 57 डिग्री सेल्सियस मतलब आपके 30 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर दिया तो 330 हो गया। तो यहाँ पे E आपको कैलकुलेट करना है 2.303, R की वैल्यू 8.314 और क्वाड्रपल्स हुआ है तो मतलब log 4, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6021। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है 2.303 इंटू में 8.314, ये आपका क्या हो गया 300 इंटू में 330, और यहाँ पे कितना आ गया 330 माइनस 300 कितना हो गया 30। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 38 कितने के बराबर जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल के पास जाएगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा 4th ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, मतलब 4th ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट, मतलब 38.04 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 38.04 किलो जूल। अब जो 98th क्वेश्चन है वो आपका फिर दोबारा से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे है, बट आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन क्या है, एक है CONH3 3 पॉजिटिव और कहा है ये होमोलैप्टिक है, कैसा है होमोलैप्टिक, और कहा है CONH3 4 Cl2, और ये कहा है हेट्रोलैप्टिक है। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या होता है, होमोलैप्टिक होता है सेम काइंड ऑफ लिगेंड, सेम काइंड ऑफ लिगेंड, यदि सेम काइंड ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं तब हम उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं होमोलैप्टिक, और डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स यदि अटैच होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं हेट्रोलैप्टिक। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है होमो और हेट्रोलैप्टिक है, स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है ओनली वन टाइप ऑफ एटम
मतलब वन टाइप ऑफ लिगेंड, और हेटेरोलेप्टिक के लिए कहा गया है मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों आपकी क्या है, करेक्ट। तो आपकी ये क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए क्या हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो है 99 क्वेश्चन है कि आपको एक ही दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन CH और एक और साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैच है, और इसकी रिएक्शन क्या करवाई, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 यहाँ पे ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कार्बन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मतलब ये आपका फॉर्मेशन होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपके 10th में भी था, 11th में भी था। और 100 जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। कोई कोई कंपाउंड है जो X है, कौन कौन से एलिमेंट है, X है, X कंटेन कोई X कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं A, B एंड C। A की परसेंटेज दे रखी है 32%, B की परसेंटेज दे रखी है 20%, C की परसेंटेज रिमेनिंग है 32 + 20 कितने होंगे 52, तो ये बचा कितना 48%। तो ये तो होगी परसेंटेज कंपोजिशन। देन इसके क्या होंगे ग्राम, तो ग्राम में आपका 32 ग्राम, 20 ग्राम और आपका 48 ग्राम हो गया। देन आप क्या कैलकुलेट करते हैं मोल, तो यहाँ पे इनके एटॉमिक मास भी गिवन है। तो 32 ए का एटॉमिक मास है 64, बी के एटॉमिक मास है 40 और सी का एटॉमिक मास है 32। तो 48 डिवाइडेड बाय 32, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/2। ये भी वैल्यू कितनी होगी 1/2। ये कितनी होगी, कितनी होगी 3/2। अब 3/2 की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। तो ये जो मोल आए वो उनका हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। क्या करना होता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मतलब सबसे छोटी वैल्यू से हम क्या करना है डिवाइड, और इसके भी आपको किससे डिवाइड कर दो 0.5 से। तो वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा ABC3। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका ABC3 है, तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट, ये क्या हो गया करेक्ट। तो ये आपके क्या थे, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन था नीट 2024 का, जिसमें आपका एक और क्वेश्चन था, वो किसके ऊपर बेस्ड था, आपके लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो रुकिए लिमिटिंग रिएजेंट वाला एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो NaOH और HCl ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट प्लस क्या बनाएंगे वाटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये कितने ग्राम बोला 1 ग्राम, और इसकी कितनी ml बोली 25 ml ऑफ 0.75 मोलरिटी। कितनी मोलरिटी बोली 0.75। तो सबसे पहले इन दोनों के क्या कैलकुलेट करें मोल, और मोल कैसे कैलकुलेट होते हैं 1 ग्राम, मतलब मोल आपका क्या होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और NaOH का जो मास है वो कितना होता है 40, कितना है 40, 1/40। और यहाँ पे मोलरिटी दे रखी, तो मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे 25 इंटू में 1000, मोलरिटी 0.75। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपका कितना है, मतलब हमें तो मोल कैलकुलेट करने हैं ना, तो Na कर दो, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा Na इक्वल्स टू में 0.75 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 00 और हो गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू में 100, तो 25 4 जा 100 हो गए। ये कितने में चले गए 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 40 में चला गया। तो ये कितना हो गया 3/160,
3/160। तो ये तो आपके क्या आ गए, मोल आ गए, ये आपके क्या आ गए, मोल। तो यहाँ पे तो आपके ये आ गए मोल 3/160। तो 160 कितना हो गया, जो बन रहा 103 मतलब 1/53.5 53.33। ये तो आपके कैलकुलेट हो गए मोल। और जब मोल कैलकुलेट हो जाते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। सबसे आसान तरीका लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का, तो मोल क्या है 1/40। स्टोइकियोमेट्री जो आपके इंटीजर यूज होते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये भी क्या है 1। यहाँ पे इसका कैलकुलेट करें तो 1/53.33 इंटू में 1। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम, क्योंकि ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है, HCl। कौन है, HCl। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा तो मतलब ये पूछा है कि कौन सा अनरिएक्टिव रहेगा, वो रहेगा NaOH। मतलब NaOH इज ए एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस भी कितना रहेगा, देखो तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि कितना रहेगा, 250 मिलीग्राम के पास रहेगा, क्योंकि ये सोल्व करने पे आपकी वैल्यू क्या आती है 250 मिलीग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75। ओके, थैंक यू।